तो आज हम लोग पॉलिटेक्निक का जो सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे कि पॉलिटेक्निक में हमको एंट्रेंस का जो एग्जाम दे रहे हैं क्या क्या पढ़ना है, और इसके लिए आप लोग मात्र 2 से 2.5 महीना टाइम मिलेगा। 2 से 2.5 महीना में पूरे पॉलिटेक्निक के सिलेबस को कंप्लीट हम लोग को कर लेना है, और साथ ही साथ एंट्रेंस का एग्जाम जो हम लोग देंगे उसमें अच्छे नंबर भी लाना है। जब अच्छे नंबर लाओगे तभी आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा। अच्छे कॉलेज में एडमिशन होने का कहने का मीनिंग है मेरा कि अगर जो कॉलेज पुराना है, बहुत पहले से चल रहा है, तो उसको अच्छे कॉलेज के अंतर्गत माना जाता है, और वहां पे जो भी प्लेसमेंट होता है, प्लेसमेंट यानी कि जो प्राइवेट कंपनियां आती हैं या फिर सरकारी जो भी कंपनी आती हैं, तो ज्यादातर तो प्राइवेट कंपनी ही आती है, वो आपको डायरेक्ट यहाँ से कॉलेज से आपको हायर कर लेगा, यानी कि आपको वहीं से जॉब आ जाएगा, चुन लेगा कि चलो मेरे कंपनी में काम करने। उसके लिए आपको कुछ इंटरव्यू लेगा, थोड़ा मोड़ा बातचीत करेगा, है ना, और आप क्या कितना नंबर लाए हो, क्या पढ़े हो, ये सब थोड़ा सा इंटरव्यू लेगा, इसके बाद आपको हायर कर लेगा और वहीं से आपको जॉब लग सकता है। ठीक है, तो जो पुराने जितने सारे कॉलेज है, जैसे पटना हो गया, गया हो गया, जो टॉप बिहार में टॉप कॉलेज में आते हैं, तो अच्छे रैंक लाओगे तभी बिहार के टॉप कॉलेज में आपको एडमिशन हो पाएगा। अगर रैंक अच्छा नहीं आया तो आपको जो नया नया ओपन हुआ है कॉलेज, ऐसे डिग्री सबके बराबर ही है, डिग्री सबको मिलेगा, बराबर भी है, किसी भी कॉलेज से करो डिग्री समान मिलेगा। लेकिन अगर आपको प्लेसमेंट चाहते हो कॉलेज से ही, तो वहां से आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने होगा, और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लोगे तो उससे आपको एक और बेनिफिट होगा कि अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे आपको, है ना। नहीं तो अगर आप अच्छे दोस्त के संपर्क में नहीं रहोगे, आप कितना तेज हो, अगर आप अच्छे दोस्त के संपर्क में नहीं रहोगे जिसका अच्छे से पढ़ाई करता है, इधर उधर फालतू का नशा वशा नहीं करता है, उस तरह के दोस्त में अगर रहोगे तो उसी तरह सीखोगे। और नहीं तो आप कितना भी अच्छे रहोगे, आप अच्छा दोस्त नहीं मिलेगा तो आप लोग को व्यवहार सब क्या होगा, बिगड़ जाएगा, है ना। तो अच्छे रैंक लाने से बहुत सारे बेनिफिट है। पहला बेनिफिट क्या है कि आपको कॉलेज से ही प्लेसमेंट हो सकता है, प्राइवेट कंपनी में कॉलेज से ही जा सकते हो। इसके बाद आपका एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा, जहाँ पे तुम रह रहे हो वहाँ पे प्लेसमेंट भी होगा अच्छा से, और वहाँ पे दोस्त भी अच्छे पढ़े लिखे आएंगे, है ना। तो जिसका रैंक खराब आएगा, तो खराब आने के मीनिंग का नहीं, कहने का मीनिंग है कि ज्यादा जिसका रैंक आएगा, ज्यादा रैंक आने का मतलब क्या है, मान लीजिए 450 नंबर का एग्जाम होता है पॉलिटेक्निक का, है ना। फिजिक्स जो होता है, फिजिक्स होता है 30 को प्रश्न आता है फिजिक्स से, केमिस्ट्री से भी आता है 30 प्रश्न आता है, और मैथ से भी आता है 30 प्रश्न आता है। तो टोटल मिलाकर कितना प्रश्न हो गया, 90 प्रश्न हो गया, टोटल 90 प्रश्न हो गया, और सभी प्रश्न 5-5 नंबर के होते हैं। तो 5 से अगर गुना कर देंगे तो 450 नंबर के एग्जाम होते हैं। पॉलिटेक्निक में एग्जाम जो होता है 450 नंबर का होता है, और सभी प्रश्न 5-5 नंबर के होते हैं। आपको फिजिक्स का आएगा 30 नंबर का, केमिस्ट्री का भी 30 नंबर का, और मैथ का भी 30 नंबर का, और मात्र आपको 90 को प्रश्न दिया जाएगा, और सभी प्रश्न 5-5 नंबर के होंगे, यानी कि 450 नंबर का आपका एग्जाम होगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो निगेटिव मार्किंग होता है ना, यहाँ पे आपको निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, यानी कि आपको 90 में से 90 मार्क आना है ना, आए तब भी ना आए तब भी। जैसे कि हमने कैसे अभी बोर्ड का एग्जाम दिए थे, तो उसमें देखे थे कि 100 को ऑब्जेक्टिव था, तो उसमें से 50 को मारना है, और जो गलती होता था और फिर सही वाला करता भी नहीं था। तो नेगेटिव मार्किंग में ये होता है कि अगर आपको 3 को गलत हो जाता है ना, तो एगो जो आपको सही बना हुआ रहता है वो भी एगो आपका कट जाता है। तो इसमें पॉलिटेक्निक में इस तरह का नहीं होगा, और आपका जो एग्जाम होगा वो कॉपी पे होगा, पेपर पे होगा, ना कि कंप्यूटर पे। ठीक है, माने ऑफलाइन जैसे एग्जाम होता है, ऑफलाइन एग्जाम जो होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा वो कॉपी पे होगा, कॉपी दिया जाएगा आपको उसके ऊपर सॉल्यूशन करने के लिए, और वहां पे टिक भरना है रंग, जैसे कि आप लोग बोर्ड के एग्जाम में भरे थे, है ना। तो इस तरह का आप लोग का पैटर्न रहेगा, इस तरह से आपको एग्जाम होगा। और एग्जाम कहीं भी होगा तो बिहार में ही होगा, क्योंकि बिहार का टेस्ट एग्जाम है ना, तो एग्जाम होगा बिहार में ही। तो डस्टर है वो लिखा होता है, साफ करेंगे। तो देखिए हम लोग के पॉलिटेक्निक का जो फिजिक्स का जो सिलेबस है वो इतना सारा है, और कुछ है जो आगे चल के हम लोग लिखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले मापन है। मापन में हम लोग क्या समझेंगे,
हम लोग डिटेल में ज्यादा नहीं समझेंगे क्योंकि अभी सिलेबस हम देख रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा इसके आसपास जो रिलेटेड शब्द हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि मापन, मापन में क्या होता है, किसी चीज को मापना या तौलना। जैसे प्रकाश का किस में मापा जाता है, प्रकाश को, या फिर टेम्परेचर को किस यूनिट में मापा जाता है, तो वही मापन हम लोग को पढ़ना है। जैसे तेल को मापते हैं, लीटर में मापते हैं ना, तो उस तरह के हम लोग इसमें मापन में पढ़ेंगे। और ऐसा मात्रक पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से ताप का मात्रक कौन है कि नहीं, केल्विन है, इस तरह होगा। तो इसी तरह का बहुत सारा होगा। इसके बाद सदिश एवं अदिश राशियां, सदिश और अदिश राशि का उदाहरण पूछ सकता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, इस तरह पूछ सकता है ना। और इसमें कुछ कैलकुलेशन, सदिश राशि को जोड़ घटाव भी पूछ सकता है कि दो सदिश राशियां उसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो कैसे कैलकुलेशन उसका होगा, ये चीज हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे सदिश एवं अदिश राशि के बारे में हमको जानकारी है कि सदिश राशि उसको कहते हैं जो डायरेक्शन दिशा और परिमाप दोनों रहता है, परिमाण और दिशा दोनों रहता है, उसको सदिश कहते हैं। और जिसमें केवल एक रहता है, परिमाण केवल रहता है, उसको अदिश कहते हैं। तो इस सब के बारे में थोड़ा सा इसमें हम लोग को जानना होगा। गति बहुत तरह के आप लोग पढ़े होंगे, जैसे कि आवर्ती गति होती है, दोलन गति होती है ना, सरल रेखीय गति होती है। तो गति के बारे में हम लोग इसमें वृत्तीय गति होती है, तो गति के बारे में इसमें पढ़ेंगे। और जो गति होता है, किस नियम को फॉलो करते हुए कोई वस्तु जाती है, तो उसके बारे में हम लोग को पढ़ना होता है। जैसे कि फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे होंगे कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये सब है ना। जैसे अगर दूरी निकालना होता है या समय निकालना होता है या फिर त्वरण निकालना होता है, तो वो सभी फॉर्मूला हमको याद किए होंगे आप लोग 9th क्लास में। तो वही गति के नियम जो दिया हुआ था, 3 गति नियम था ना, न्यूटन का भी नियम इसी में आएगा, न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, ये सब भी आएगा। तो गति के नियम हम लोग को पढ़ना है। बल आघूर्ण, एक चीज आप लोग को नया टॉपिक लग रहा होगा, बल आघूर्ण, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बल आघूर्ण में क्या होता है कि कोई मान लीजिए रॉड है यहाँ पे, बल आघूर्ण, जैसे कि अगर कोई चीज को हम लोग नट को खोलते हैं, तो अगर आप हाथ से इसे खोलते हैं तो नहीं खुलेगा, लेकिन वही रिंच लगा दीजिएगा तो आसानी से खुल जाता है। कैसे, अगर मान लीजिए यहाँ से कोई चीज को खोलना होता है, अब यहाँ से इसे धक्का मारिएगा तो वो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना, लेकिन यहाँ से करिएगा तो आसानी से खुल जाएगा, पता है ना। तो जब भी देखेंगे आप लोग कि ट्रक का जो चक्का उक्का खोलना होता है, तो उसका लीवर बड़ा बड़ा होता है, इतना बड़ा, उससे खुलता है, छोटका रिंचवा से नहीं खुलता है। इसलिए नहीं खुलता है कि वहां पे देखेंगे कि वो बड़ा इसलिए रखता है कि उसका बल आघूर्ण ज्यादा हो, जितने ज्यादा बल आघूर्ण लगेगा तो उतना ही उसको बेनिफिट हो जाएगा। तो बल आघूर्ण हम लोग को इसमें पढ़ना है। टॉर्क, इसको बोलते हैं बल आघूर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं टॉर्क। तो टॉर्क में पढ़ना है, टॉर्क का जो होता है कि फोर्स इनटू डिस्टेंस, वो आगे पढ़ना है हम लोग को। तो बल आघूर्ण में देखते हैं कि कोई चीज को अगर हम लोग घुमाते हैं फोर्स लगा करके, तो उसका जो डिस्टेंस और जो बल लगाते हैं उसका गुणनफल जो होता है वही बल आघूर्ण होता है। तो आगे चल के हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल भी बनाएंगे, क्योंकि अब तो हम लोग कंपटीशन के क्षेत्र में जा रहे हैं, तो उसमें न्यूमेरिकल फिर पूछता है ज्यादा, है ना। तो बल आघूर्ण है। कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा पढ़े होंगे, तो यहाँ पे सामर्थ्य जो है यही शक्ति है, इसी को बोलते हैं शक्ति। तो कार्य, शक्ति और ऊर्जा तो आप लोग पढ़े ही हो, है ना। तो कार्य, सामर्थ्य एवं ऊर्जा ये है। इसके बाद है द्रव स्थैतिकी एवं आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब कोई तरल पदार्थ होता है जो स्थिर अवस्था में होता है, तो उसका क्या रूपरेखा कैसे रहता है। और आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब किसी पानी में किसी वस्तु को डालते हैं तो उस पर एक बल लगता है ऊपर की ओर, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उससे न्यूमेरिकल भी थोड़ा सा सोल्व करेंगे। कोई पानी है, कोई वस्तु है तो पानी में डूब रहा है, तो क्यों डूब रहा है। जहाज जो है पानी में तैरते रहता है लोहा के होते हुए भी, जबकि एक छोटी सी सुई पानी में डूब जाती है ना। तो ये चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि स्थैतिकी एवं आर्किमिडीज का सिद्धांत, है ना। पानी में कोई चीज डालते हैं तो हमको हल्का महसूस होने लगता है, फील होता है, तो ये चीज हमको इसमें पढ़ना होगा, ठीक है। इसके बाद आगे पढ़ना हम लोग का सरल लोलक, तरंग गति एवं ध्वनि। सरल लोलक, जैसे कि पहले जो एगो पेंडुलम वाला घड़ी होता है, इसी से लटकता होता है ना। तो सरल लोलक वही होता है, पेंडुलम को ही क्या कहा जाता है, सरल लोलक कहा जाता है। या फिर झूला पे कोई झूल रहा होता है तो उसको भी सरल लोलक कहा जाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ताप बढ़ाएंगे, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे हम लोग को टेम्परेचर गर्मी बढ़ा देते हैं तो हम लोग को छाया की जरूरत पड़ती है ना, लेकिन सरल लोलक जो है उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या अंतर पड़ेगा, समय बढ़ा देंगे तो क्या अंतर पड़ेगा, उसकी लंबाई, जो रस्सी की लंबाई होता है
झूला की लंबाई होता है उसको बढ़ा देंगे तो क्या अंतर पड़ेगा, ये चीज हमको सरल लोलक में पढ़ना होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए तरंग गति। तो देखिए आवाज वहां से आ रहा होगा, तब हम लोग को पढ़ना है तरंग गति। जैसे कि अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, मेरी आवाज को आप कैसे सुन रहे हो, है ना, जो ध्वनि जो हमारे आवाज से मुंह से निकल रही है, कंपन होने के बाद ध्वनि उत्पन्न होता है, तो मेरा आवाज आप कैसे सुन रहे हो, हमारा आवाज आपके तक कैसे पहुंच रहा है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तरंग के बारे में पढ़ेंगे, है ना, वेव के बारे में पढ़ेंगे, और सूर्य का प्रकाश हम तक कैसे आ रहा है, किस रूप में आ रहा है, उसके बारे में हमको तरंग गति में पढ़ना होगा। और ध्वनि साउंड के बारे में पढ़ना होगा, है ना। तो ध्वनि आप लोग तरंग दो तरह पढ़े होंगे, एक अनुप्रस्थ तरंग होता है, एक अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं, 9th क्लास में पढ़ना होता है ना। तो मतलब कि 9th क्लास और 10th क्लास जिसका स्ट्रॉन्ग है तो उसको बेसिक स्ट्रॉन्ग है, और थोड़ा मोड़ा एडवांस पूछा जाता है पॉलिटेक्निक में। तो जितने सारे स्टूडेंट हैं आप लोग 9th और 10th को कंप्लीट करके रखा कीजिए, है ना। तो 9th देखो कितना काम आ रहा है, ये सब तो अधिकतर देख रहे हो, इसमें तो 9th का देखा जा रहा है ना, 10th का तो कम ही लग रहा है। आगे 10th का भी है, जैसे प्रकाश की प्रकृति तथा परावर्तन, परावर्तन तो पढ़े हो ना, प्रकाश की प्रकृति भी पढ़ना है 10th में। इसके बाद है पदार्थ की अणुगति सिद्धांत। पदार्थ देखिए जितने सारे पदार्थ होते हैं तो सभी पदार्थ अणु से ही बने होते हैं, है ना। और सभी जो पदार्थ जैसे हवा हो गया, तो हवा के जो कण होते हैं हमेशा गति करते रहते हैं। एयर का जो कण होते हैं जिससे एयर बना होता है, हवा बना होता है, उसके जो कण है तो वो हमेशा कंटिन्यूअस गति में रहते हैं, रुके हुए नहीं रहते हैं। तो यही पदार्थ का अणुगति और सिद्धांत इसमें पढ़ना है। इसके बाद है तापीय एवं उष्मीय प्रसार। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे, कभी कभी आप लोग 10th में पढ़े होंगे कि गर्मी के दिनों में जो रेलवे लाइन होता है, चाहे तार होता है, गर्मी के दिनों में जो तार होता है वो थोड़ा सा नीचे झुक जाता है, लटक जाता है ना। तो ताप के प्रसार के कारण ही उसमें एक्सपांशन हो जाता है, यानी फैलाव आ जाता है। तो किसी पदार्थ में हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उस केस में उसका आकार बदल जाता है ना, उसका आकार बदल जाता है। अगर गर्म करते हैं तो आकार उसका बढ़ जाता है यानी फैल जाता है, और अगर ठंडा करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है यानी सिकुड़ जाता है। तो हम इसमें पढ़ेंगे तापीय उष्मीय प्रभाव में प्रसार में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद विशिष्ट उष्मा तथा गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा को हम लोग छुपा हुआ उष्मा भी कहते हैं। जैसे एक छोटा छोटा एग्जाम्पल दे देते हैं, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे जब तावा पे हाथ रखते हैं तावा से हमको हाथ कम जलता है, लेकिन वही रोटी वाला भाप निकल के हाथ पे थोड़ा सा लग जाता है तो कस के जल जाता है ना। तो उसमें गुप्त उष्मा छुपा हुआ रहता है ना। तो गुप्त उष्मा उसको कहते हैं, जो छुपा हुआ उष्मा रहता है उसको गुप्त उष्मा कहते हैं। और विशिष्ट उष्मा, अगर किसी भी पदार्थ है उसको 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने में जितना उष्मा देना पड़ता है हमको, उसको विशिष्ट उष्मा कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मेरे पास कोई पदार्थ है, जैसे कि मान लीजिए बर्फ ही है, ठीक है। अब बर्फ अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर है, चाहे -2 डिग्री सेल्सियस पर है, तो -1 डिग्री सेल्सियस करने के लिए जितना हमको बाहर से हीट देना पड़ेगा उसको बोलेंगे गुप्त उष्मा बोलेंगे। तो इसको डिटेल में बारी बारी से हम लोग फिर पढ़ेंगे। तो इसके बाद है उष्मा का संचरण। तो उष्मा का प्रवाह कैसे होता है, एक जगह से दूसरे जगह उष्मा कैसे जाता है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश है तो उसमें भी हीट है, उष्मा है, तो उतना दूर से हमारे पास कैसे आ गया है ना। इसके बाद जब हम लोग खाना बनाते हैं तो उसमें जो पानी गर्म करते हैं उसमें कैसे उष्मा का संचरण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान। जैसे और एक और एग्जांपल, एक बड़ा सा अगर लोहा मेरे पास है तो एक तरफ गर्म करते हैं तो दूसरे तरफ भी गर्म हो जाता है। तो उस केस में उष्मा कैसे संचरण करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाता है। तो ये सब में हम लोग को पढ़ना है, उष्मा का संचरण में पढ़ना है, प्रकाश की प्रकृति पढ़ना है। प्रकाश की प्रकृति में हम लोग पढ़ना है कि प्रकाश का निर्माण कैसे हुआ, क्या चीज से मिल करके बना है प्रकाश, है ना। तो प्रकाश की प्रकृति में पढ़ेंगे, कितने प्रकृति इसके प्रकाश में द्वय दुगुण होते हैं, है ना। तो ये सब आगे चल के पढ़ेंगे। और परावर्तन तो आप 10th क्लास में पढ़े ही हो कि जब भी प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर लौटती है तब उसको परावर्तन कहा जाता है ना। तो इतना सारा अभी हम लोग को फिजिक्स का केवल सिलेबस है, और थोड़ा थोड़ा अभी और कुछ सिलेबस है, इसको अभी हम लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा पढ़ेंगे। चलिए, तो पिछले बार हमने कहां तक देख लिया था इसका सिलेबस, 13 नंबर तक। 13 नंबर में था कि प्रकाश का परावर्तन किससे, समतल दर्पण से। लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्रकाश का गोलीय दर्पण पर परावर्तन, गोलीय दर्पण रहता है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण वाला बात कर रहा है यहाँ पे।
तो उससे प्रकाश टकरा करके लौटेगा तो किस नियम को फॉलो करते हुए लौटेगा, उस सब के बारे में इसमें हमको पढ़ना है। इसके बाद है प्रकाश का अपवर्तन। जब किसी प्रकाश किसी वस्तु से हेल करके पार हो जाता है दूसरी तरफ तो उसका होता है अपवर्तन, है ना, होता है ना कि अपना मीडियम जैसे चेंज करता है तो अपने मेन रास्ता से क्या होता है, भटक जाता है, चाहे तो अभिलंब से दूर जाता है चाहे तो नजदीक जाता है। तो ये अपवर्तन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद है पतले लेंसों से अपवर्तन। पहले तो अपवर्तन तो किसी वस्तु से हो सकता है, जैसे पानी से हो गया, जो पारदर्शी रहेगा उससे अपवर्तन हो जाएगा, लेकिन पतला जो लेंस रहेगा इससे अपवर्तन होगा। ये भी पढ़े हैं, लेंस से अपवर्तन पढ़े हैं ना। तो इसके बाद है पतले लेंस से अपवर्तन। इसके बाद है प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र क्या होता है, जैसे टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी के नाम सुने हो ना, तो वो सबको हमको पढ़ना है प्रकाशिक यंत्र में, ठीक है। गैलीलियो सबसे पहले दूरबीन बनाया था, ये सब जानते होंगे आप लोग। उसमें हमको इसमें प्रकाशिक यंत्र में हमको पढ़ना है कि दूरदर्शी क्या होता है ना, दूरबीन क्या होता है, और माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, कैसे बनता है, उसके बारे में थोड़ा सा हमको जानकारी लेना होगा। इसकी वजह से वैद्युत घटनाओं पर परमाणुीय मॉडल। 9th क्लास में आप लोग परमाणु मॉडल पढ़े होंगे। कौन कौन सा मॉडल था परमाणु का, कुछ याद आ रहा है? एक तरबूजा जैसा आकार था, डाल्टन का परमाणु मॉडल पढ़े होंगे ना। तो वो सब परमाणु मॉडल हमको पढ़ना है। हाँ। तो इसके बाद है विद्युत धारा। विद्युत धारा भी पढ़े हो, आवेश के प्रवाह को दर को विद्युत धारा कहते हैं। विभव भी पढ़े हो। विद्युत सेल समझते हो ना, सेल नहीं, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं, उल्टा कह रहा है। सेल जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है ना। सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल के अपने में स्टोर कर देता है, जमा कर लेता है, और जब हमें जरूरत पड़ता है तो वही रासायनिक ऊर्जा फिर विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है ना। तो सेल हमको भी पढ़ना है ना, और सेल के समूह को बैटरी कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ना है ओम का नियम पढ़ना है। ओम का नियम भी आप लोग 10th क्लास में पढ़े हो। तो ओम का नियम पढ़ना है। विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ना है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, अगर कोई वस्तु है, चाहे कोई तार है, उसकी अगर लंबाई 1 मीटर है और उसका जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसका जो प्रतिरोध होगा उसको कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। कब? जब उसका लंबाई 1 मीटर हो और उसका जो एरिया होगा 1 मीटर स्क्वायर होगा, तो उसी को बोलेंगे हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। प्रतिरोधों एवं सेलों का संयोजन। प्रतिरोध का संयोजन तो पढ़ ही लिए हो आप लोग 10th क्लास में, समांतर क्रम श्रेणी क्रम वाला। लेकिन यहाँ पे सेल रहेगा, यानी कि बैटरी उटी रहेगा, उसको कैसे जोड़ते हैं उसके बारे में भी इसमें हमको पढ़ना है। विद्युत धारा के अनुप्रयोग पढ़ना है कि हमारे दैनिक जीवन में विद्युत धारा का क्या क्या प्रयोग है, उसको पढ़ना है। जैसे कि आप लोग मोटर उटर के पढ़े होंगे, जनरेटर पढ़े होंगे, है ना, तो वही विद्युत धारा के अनुप्रयोग में पढ़ना होगा। पढ़े हो ना मोटर 10th क्लास में, मोटर और जनरेटर भी पढ़ने हो, है ना। इसके बाद है धारा का चुंबकीय प्रभाव। आप लोग धारा के चुंबकीय प्रभाव में पढ़े हैं कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय फील्ड उत्पन्न होता है ना, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उसमें पढ़ना हमको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और जो लास्ट टॉपिक बच गया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है कि जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र के नजदीक ले जाते हैं तो जब वो तेजी गति से बहुत तेज से घूमने लगता है तो ऑटोमेटिक उसके अंदर एक विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। तो उसी हमको पढ़ना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ना है। तो इतना सारा हम लोग को 23 को जो टॉपिक है वो हम लोग को पढ़ना है। ये फिजिक्स में पढ़ना है। भौतिकी में टोटल 23 टॉपिक पढ़ना है। तो हम लोग बहुत तेजी से चलेंगे तभी जाके कंप्लीट हो पाएगा। तो बहुत जल्दी से हम पहले क्या करेंगे कि पहले आप लोग को सब पढ़ा देंगे और इसके बाद हम जो आपको टॉपर से मिलिए, टेस्ट टॉपर से, सचिन से, उसको पॉलिटेक्निक बुक दिए थे, तो उसी से बुक से आप लोग को PDF भेज देंगे, है ना, मोबाइल पे भेज देंगे। आपको बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और आपको जितना सारा टॉपिक है सब पढ़ा देंगे यहीं पे, ठीक है, और पढ़ा देंगे। इसके बाद टेस्ट दिलवाएंगे यहाँ पे, प्रीवियस ईयर हो गया, 2-3 साल 4 साल 5 साल को टेस्ट दोगे और इसके बाद आपको तैयारी हो गया, उसमें जो भी फंसोगे उसके बाद फिर हम बताएंगे, है ना। अब तो कंपटीशन, आप तो लिखना नहीं डिस्क्राइब करके कि 1 पन्ना में लिखना है। बोर्ड के एग्जाम में क्या होता था कि लिखना 5 नंबर का रहेगा तो 1 पन्ना में लिखना है। यहाँ 5 नंबर लिख के है तो 1 वर्ड में लिखना है, खाली गोल घेरना है कि नहीं। तो वही बात है, अब हमको डिस्क्राइब करके पूरा नहीं लिखना है,
बस खाली उसको आंसर चाहिए कि क्या होगा, है ना। इसके बाद हम थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन फास्ट कैसे किया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेंगे, क्योंकि हम कंपटीशन के क्षेत्र में जा रहे हो ना, तो कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए तनी। तो चलिए, ये चीज पढ़ने से आपको बहुत चीज की जानकारी हो जाएगी, है ना। आपको पॉलिटेक्निक करने का मन होगा तो कर लीजिएगा, नहीं करने का मन होगा तभी आपको नॉलेज बहुत, आपको इंटर में बहुत काम करेगा और बहुत अच्छे से समझ पाइएगा। तो ये चीज समझ में आ गया ना। चलिए, तो मिटा देते हैं इसको अब, है ना। क्या चीज का फोटो ले लिए हो। तो चलिए, हमने फिजिक्स का सिलेबस देख लिया था। अब हम लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री का सिलेबस, यानी कि रसायन विज्ञान का सिलेबस। तो पॉलिटेक्निक जो 2024 का हम लोग देने वाले हैं उसका सिलेबस है, पहला क्या है, विज्ञान एवं रसायन। तो इसमें पढ़ना होगा विज्ञान क्या है, उसके माता पिता के बारे में जानकारी होना चाहिए, है ना, और रसायन के बारे में, ये तो सब नॉर्मल है। इसके बाद है द्रव्य। द्रव्य क्या होता है, द्रव मतलब कि हमको मैटर के बारे में पढ़ना होगा, यानी पदार्थ के बारे में। द्रव मतलब क्या, पदार्थ के बारे में पढ़ना। ठोस, द्रव, गैस होता है ना, प्लाज्मा होता है, बीईसी, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, सब होता है ना, है। तो 5 को होता है। उसी द्रव के बारे में पढ़ना होगा, क्या क्या उसका गुण होता है ना। इसके बाद है रासायनिक संयोग के नियम। तो रासायनिक संयोग के नियम क्या होता है, जैसे कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया करता है पदार्थ, तो उसका क्या क्या नियम होता है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना होगा। जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताए थे हम, कि जब भी अभिक्रिया होता है तो ना तो पदार्थ का निर्माण होता है ना तो उसका विनाश होता है ना। उसका द्रव्यमान निश्चित रहता है, उसका द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते थे। तो उसी रासायनिक संयोग के नियम में हम लोग को ये सब पढ़ना है। बहुत सारा नियम है, एगो हम इसे एक एग्जांपल दे दिए आपको। इसके बाद परमाणु की संरचना कैसे है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में समय पढ़ना होगा इसमें। तो परमाणु संरचना में पढ़ना होगा। रेडियो एक्टिवता तथा नाभिकीय ऊर्जा। देखिए, अभी जितने सारे विकसित देश है वहां पे बिजली बनाने के लिए अधिकांशतः जो देश होते हैं नाभिकीय ऊर्जा का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोयला का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारा प्रदूषण फैलता है कि नहीं फैलता है, तो उसके जगह नाभिकीय ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे पदार्थ जो रेडियो एक्टिव होती हैं, है ना, जिससे बहुत सारा एनर्जी निकलता है, अगर उसके नाभिक को तोड़ने पर, जैसे यूरेनियम का एग्जांपल हम दे सकते हैं ना, यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये सब पदार्थ है ना, वो बहुत एक्टिव होते हैं, है ना, हाईली रिएक्टिव होते हैं। और उससे अगर नाभिक में न्यूट्रॉन द्वारा उसको बम्बार्डमेंट किया जाएगा, उस पर न्यूट्रॉन पर मारा जाता है तो बहुत सारा एनर्जी निकलता है। तो नाभिकीय ऊर्जा के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो नाभिकीय ऊर्जा में 2 तरह होते हैं, विखंडन और संलयन, है ना। संलयन सूर्य का प्रकाश, विखंडन माने परमाणु बम बनाते हैं, है ना। तो ये चीज रेडियो एक्टिवता तथा नाभिकीय ऊर्जा में हमको जानकारी सब लेना है। संयोजकता तथा रासायनिक आबंधन। संयोजकता तो आप लोग पढ़े होंगे कि जितने भी तत्व होते हैं उसके बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको संयोजकता कहते हैं। जब उसका 4 या 4 से कम रहेगा तब बाहरी कक्षा में, है ना। तो संयोजकता के बारे में पढ़ लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी भाग लेते हैं ना इलेक्ट्रॉन, उसको संयोजकता कहा जाता है शॉर्ट में। और संयोजकता हमेशा 4 से कम ही होता है। इसके बाद देखते हैं, ये हो गया रसायन की भाषा। रसायन की भाषा में तो हो गया नहीं सब। रसायन की भाषा में फार्मूला उर्मूला सब पढ़ना होगा, है ना। एगो किताबें आता है पतला सा रसायन की भाषा का, है ना। तो उसमें कोई जो टर्म होते हैं, जैसे तत्व क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, मतलब कुछ डेफिनेशन छोटा मोटा जो होता है ना, वो सब रसायन की भाषा के अंतर्गत आते हैं। और जो फार्मूला होते हैं वो भी रसायन के भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो ये रसायन की भाषा पढ़ना है। इसके बाद है रासायनिक अभिक्रियाएं। ये तो 10th क्लास में पढ़े हो आप लोग, है ना, रासायनिक अभिक्रियाएं। इसके बाद है रासायनिक गणनाएं। रासायनिक गणनाएं में हम लोग देखेंगे और रासायनिक अभिक्रिया को कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं, है ना, उसको कैलकुलेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गणनाएं में। गैसीय नियम पढ़ेंगे। गैसीय नियम क्या होता है, जैसे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये सब होता है ना, वो गैसीय नियम होता है कि अगर हम लोग उसका आयतन निश्चित रखेंगे और टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस में तो क्या होगा, है ना। तो ये सब चीज हमको पढ़ना होगा गैसीय नियम में। कुछ चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ सब वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, जिसे न्यूटन था वही थे, वो सब थे। और गैस के बारे में जो कुछ नियम दिए थे उसको कहते हैं हम लोग गैसीय नियम कहेंगे। हम लोग जब पढ़ेंगे उसको तो डिटेल में उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसके बाद है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन में हम लोग पढ़ना है कि जब किसी विलयन में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें
इलेक्ट्रॉन का कैसे संचार होना होता है, उसमें विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होता है, उसमें हम लोग पढ़ना है वैद्युत रसायन में। जैसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया पढ़े हो आप लोग 10th क्लास में, है ना, तो उसी टाइप से रिलेटेड हम लोग इसमें वैद्युत रसायन में पढ़ना है। अम्ल, क्षारक तथा लवण, ये सब तो पढ़े ही हो आप लोग। अम्ल भी खट्टा होता है, क्षारक कड़वा होता है, उदासीन होता है, ये सब तो आप बढ़िया से पढ़े हो। विलयन, विलयन क्या होता है, जब विलेय और विलायक मिलते हैं तब विलयन का निर्माण होता है, सब 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, है ना। तो चलिए, विलयन मतलब शरबत, सब के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है। तो इतना सारा अभी केमिस्ट्री का सिलेबस था, और है जो अभी आपको हम लोग अभी लिखाएंगे और दिखाएंगे। तो अब देख लीजिए यहाँ पे, अब एक रसायन विज्ञान का आगे का टॉपिक है कौन कौन, 13 तक हमने देखा था। आगे देख लेते हैं, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण एवं गुण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण आप लोग पढ़े हैं 10th क्लास में, है ना, कि जब किसी आवर्त वर्गीकरण में ऊपर से नीचे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो क्या उसका गुण, क्या चेंजिंग होता है, और सभी कुछ तत्व होते हैं ना, जैसे कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, उसमें क्या क्या कौन से तत्व का गुण होता है, उसके बारे में हमको इसमें जानना है। धातु, अधातु एवं धातु कर्म। धातु जानबे करते हो, अधातु जानते हो, धातु कर्म भी जानते होंगे कि किसी भी खनिज से, चाहे अयस्क से धातु का निष्कर्षण धातु कर्म कहलाता है, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जैसे इसमें ना पढ़े हैं भर्जन, ये सब निस्तापन, वही सब तो पढ़ना होगा। इसके बाद है जल एवं जल की कठोरता। जल पढ़े, वो मृदु जल होता है, वो कठोर जल होता है ना। कठोर जल में जो होता है हम लोग साबुन उसका कार्य नहीं कर पाता है, ये सब पढ़े होंगे आप लोग 10th क्लास में, है ना। तो जल के बारे में पढ़ना, उसकी क्या कठोरता होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे समुद्र का जो पानी होता है बहुत कठोर होता है ना। प्रमुख गैस है, गैस बहुत सारे देखे होंगे आप लोग, कोई निष्क्रिय गैस होता है, कोई क्रियाशील गैस होता है। तो प्रमुख गैस में आ जाते हैं हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब आ जाते हैं, है ना। अक्रिय गैस आ जाते हैं, ऑक्सीजन आ जाते हैं, ये सब गैसों के बारे में थोड़ा सा हमको जानकारी लेना होगा इसमें। लवण, लवण भी आप लोग पढ़े हो आप लोग, है ना। तो अम्ल, क्षार, लवण, एक वहां था, एक यहाँ पे लवण अलग से टॉपिक दिया हुआ है। इसके बाद ईंधन, ईंधन भी आप लोग पढ़े हो, है ना। ईंधन पढ़े, जैसे पेट्रोल, कोयला, किरोसिन, लकड़ी, उपला, ये सब क्या है, ईंधन है, जिसे हमें जलाने पर ऊष्मा प्राप्त होता है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं ईंधन। और अच्छे ईंधन की कुछ विशेषता भी पढ़े होंगे कि अच्छे ईंधन की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो ये सब ईंधन के बारे में पढ़ना होगा। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, कार्बनिक यौगिक भी पढ़े होंगे, जिसमें कार्बन उसमें मौजूद रहता है, जितने सारे यौगिक में उसको कार्बनिक यौगिक कहते हैं, और उसका वर्गीकरण मतलब करेंगे हम लोग, है ना। हाइड्रोकार्बन भी पढ़े होंगे, कार्बनिक यौगिक भी पढ़े होंगे, तो यहाँ सब पढ़ना है। कार्बनिक यौगिक अलग एक टॉपिक दिया है। कार्बनिक यौगिकों में तत्वों की पहचान, तत्वों के कौन कौन तत्व मिल करके कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया है, उसको पहचान करना होगा, एवं उनका मात्रात्मक आकलन, है ना। इसके बाद है औद्योगिक रसायन। औद्योगिक रसायन में हमको क्या पढ़ना होगा कि जितने सारे व्यापार होते हैं, कोई कोई केमिकल मिलाकर कोई नए पदार्थ बनता है, जैसे कागज का निर्माण होता है, उसमें विरंजन किया जाता है ना। तो उस समय पढ़ना होगा कि औद्योगिक रसायन, है ना, और उद्योग में कौन कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है, उसमें हमको पढ़ना होगा औद्योगिक रसायन में। इसके बाद है विश्लेषणात्मक रसायन। विश्लेषणात्मक रसायन में क्या पढ़ना होगा कि कोई भी पदार्थ, कोई भी केमिकल बना है, तो कौन कौन से पदार्थ मिलकर के बनाया गया है, और उसमें कितना मात्रा उसमें मौजूद है ना। तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग विश्लेषणात्मक रसायन में। और दवा हुआ का भी निर्माण इसी तरीके से होता है, तो हम लोग दवा बुखार उखार में खाते हैं, तो विश्लेषणात्मक रसायन पढ़ना है लास्ट में हम लोग को। तो इतना सारा हम लोग था, केमिस्ट्री का टॉपिक था, ये चीज आप लोग देख लिए हैं, है ना। तो टोटल फिजिक्स का टॉपिक कितना था बिहार पॉलिटेक्निक के लिए, 23 था, इसमें क्या है 24 है। अब बच गया मेरे पास क्या, मैथ का सिलेबस। थोड़ा सा मैथ का सिलेबस हम लोग देखेंगे, है ना। तो चलिए, अब यहाँ पे क्या देखना था हम लोग को, केमिस्ट्री फिजिक्स का सिलेबस तो हमने देख लिए, है ना। अब देखना है हमको मैथ का सिलेबस। तो मैथ का सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक हैं, जिसमें अभी तक 12 टॉपिक हमने लिखा है। तो इसमें क्या था, वर्गमूल था, वैसे वर्गमूल और घनमूल है, इसको अंग्रेजी में आप लोग जानते होंगे, वर्ग रूट एंड क्यूब रूट, है ना। उसी तरह घातांक, करनी, पावर अलग पढ़े होंगे ना, 10 to the power 2, 10 to the power, उसी तरह घातांक और करनी से हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, है ना, कैलकुलेशन करना है सीधे, है ना, जोड़ घटाओ, एक्स का मान निकालना होता है, वो सब सरलीकरण के अंतर्गत आता है। एगो दिया रहेगा समीकरण, उसमें बोलेगा एक्स के मान क्या होगा,
तो उस तरह का जो होता है ना मैथ, उसको कहते हैं सरलीकरण। बहुपद एवं गुणनखंड पढ़े हो, बहुपद तो नहीं 10th में पढ़े हो, पॉलिनोमियल अंग्रेजी में कहा जाता है उसको। और गुणनखंड भी पढ़े होंगे, लिखा होगा x² - 4x + 14 बराबर x का वैल्यू निकालिए, तो सब क्या आता है, गुणनखंड आता है। तो गुणनखंड है। लघुत्तम समापवर्तक पढ़े होंगे, महत्तम समा, एलसीएम एचसीएफ पढ़े हो, तो ये है मैथ में। इसके बाद बीज गणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न। बीज गणितीय सूत्र मतलब क्या, a + b के होल स्क्वायर वाला, a² - b² फार्मूला क्या होता है, ये सब। तो बीज गणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न। रैखिक समीकरण एवं द्विघात समीकरण, ये भी 10th में पढ़े हो, है ना। लघु गणक, लघु गणक आपको हम बता दें, लोगरिथम इंग्लिश में बोला जाता है इसको। और लघु गणक तो आप लोग थोड़ा सा पढ़े हो एक बार केमिस्ट्री में। कौन सा, जब अम्ल क्षार धातु पढ़े थे, पीएच मान जो निकालते थे, पीएच बराबर -log धनायन, हाइड्रोजन का धनायन होता था ना, तो वही लॉग जो दिखता है ना, उसी को कहते हैं लघु गुणक। और लघु गुणक हम लोग पढ़ते हैं तब जब कैलकुलेशन बहुत बड़ा रहता है, उसको आसानी से करना होता है, उसको छोटा करना होता है, तो लघु गुणक का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर घात बहुत सारा रहता है, माने 10⁵ रहेगा, चाहे 2 के पावर 50 रहेगा, तो इसको सोल्व करने के लिए लघु गुणक का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि 50 बार कैसे दो आदमी करते जाएगा, 50 बार उतना गुना करेगा आदमी, उस समय हम लोग को लघु गुणक में पढ़ना होता है। संख्या पद्धति पढ़ना है, संख्या पद्धति, है ना। जैसे डेसिमल पद्धति पढ़ते हो ना, बाइनरी, डेसिमल, ये सब पद्धति होता है ना। बाइनरी माने 0 और 1 कोड जो कंप्यूटर यूज करता है। तो संख्या पद्धति भी होता है, उसको पढ़ना है हमको। हम लोग अभी क्या डेसिमल हम लोग पद्धति पढ़ते हैं। हाँ, डेसिमल माने क्या, 1 से लेके जो में 9 अंक रहता है ना, 1 से 9 तक, उसको कहते हैं डेसिमल, है ना। इसके बाद है प्रतिशतता पढ़ते हैं, है ना। प्रतिशतता पढ़ते हैं। प्रतिशतता में हम लोग क्या रहता है, हाँ, परसेंटेज अंग्रेजी में कहते हैं उसको। हाँ, जैसे कि अभी हम लोग एग्जाम दिए थे, क्या नंबर के 500 नंबर के एग्जाम दिए, अगर किसी का आता है 300 नंबर, तो क्या प्रतिशत आएगा, 60% होगा ना। तो उसी तरह प्रतिशतता निकालना होगा। अभी देखने में थोड़ा सा आसान लग रहा है कि 60% होगा, थोड़ा सा और लैंग्वेज में दिल रहता है ना, थोड़ा हमारा समझना पड़ता है। केवल लाभ हानि तथा बट्टा पढ़ना है। बट्टा मैंने डिस्काउंट, जैसे कहते हैं छूट, क्या % डिस्काउंट है, क्या % छूट है ना। 10 पैसे होता है ना, कि हम कॉपी कहीं खरीदने जाते हो बुक, तो बोला 20% छूट है। 200 के बुक रहेगा, कहेंगे 20% छूट है, क्या रुपये आपको कम कितना में देगा बुक, है ना। तो 20% छूट होगा तो कितना होगा, 20 रुपया। 100 रुपये का अगर बुक रहेगा और 20% छूट रहेगा, तो 20 रुपये छूट रहेगा, तो केवल 80 रुपये देगा, है ना। तो 100 रुपये के बुक में अगर 20% छूट देता है, तो 20 रुपये छूट हो जाएगा, तो 80 रुपये में आपको बुक दे देगा, 100 रुपये का बुक, है ना। तो ये सब छूट पढ़ना है। लाभ हानि पढ़ना है कि अगर हम 500 रुपये में खरीदे हैं और 300 रुपये में बेच दिए, तो लाभ हुआ कि हानि हुआ, है ना। ये सब क्या है, इस समय पढ़ना है। साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है ना। जैसे कभी सूद पे लेते हैं, कहते हैं हम लोग गांव में कहते हैं सूद पे लिए हैं पैसा, सूद पर, तो वही साधारण चक्रवृद्धि ब्याज वाला बात करता है। लेकिन हम लोग इसी बोलते हैं सूद पर, 5 रुपया हुआ सैकड़ सूद पर, है ना। ये चीज हमको इसमें पढ़ना है। तो इतना सारा है सिलेबस, और थोड़ा सा जो बाकी है आप लोग को लिखवा देते हैं। चलिए, तो अब आगे हम लोग देख लेते हैं मैथ वाला, है ना। 12 तक हम लोग टॉपिक देख लिए थे मैथ का, पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक 2014 का है सिलेबस। तो आगे है 13 नंबर में बैंक जमा पूंजी तथा किस्तों में भुगतान। कभी बोलते हैं कि हम EMI पे बैंक लिए हैं, EMI पे मोबाइल लिए हैं, होता है ना। तो किस्त पे उसको कहते हैं, EMI मतलब किस्त पे मोबाइल लेना, है ना। तो किस्त पे मोबाइल है, उस सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि बैंक में कितना पैसा जमा करेंगे, कितना महीने देना होगा, ये सब के बारे में हम इसमें 13 नंबर में पढ़ना है। औसत पढ़े हो आप लोग, एवरेज तो पढ़े ही हो, है ना। सभी के प्रश्नों का योग बटा सभी प्रश्नों की संख्या बराबर औसत होता है, फॉर्मूला। इसके बाद अनुपात, समानुपात एवं मिश्रण। अनुपात भी पढ़े हो आप लोग, है ना। जो P बटा अनुपात के पढ़े हैं, जैसे कि मान लीजिए, छोड़ो उसी समय बता देंगे, है ना, बड़ा हो जाएगा। अनुपात, समानुपात और मिश्रण बात करना है कि अगर 1 लीटर पानी है और 2 लीटर दूध डाले हुए हैं एक में, तो किस अनुपात में है। 1 लीटर पानी और 2 लीटर दूध, किस अनुपात में, पानी और दूध का अनुपात क्या होगा, 1:2 हो जाएगा ना। तो अनुपात समानुपात होगा, और इसमें साथ में मिश्रण, मतलब दोनों मिलाएंगे। मान लीजिए कोई हमारे पास 3 लीटर पानी है और 2 लीटर दूध है,
उसमें से 1 लीटर निकाल के और 2 लीटर फिर दूध डाल दिए, तो किस मिश्रण क्या होगा, समानुपात क्या होगा, ये सब हम लोग को पढ़ना होगा। अनुपात पढ़ना होगा कि पहले क्या अनुपात था, अब क्या अनुपात होगा। उस तरह का प्रश्न आएंगे तो हम लोग उस पर डील करेंगे। कार्य तथा समय है ना, कार्य तथा समय में एक आदमी है कि एक काम को 4 घंटा में कर रहा है, तो 10 आदमी उसी काम को कै घंटा में करेगा, है ना। तो कार्य समय सब बात है। चाल तथा समय है ना, उसी तरह चाल तथा समय है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से कोई व्यक्ति है जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से 5 मिनट में इतना दूरी तय कर रहा है, तो 10 मिनट में कितना दूरी करेगा, है ना। तो इस तरह से हमको छोटा छोटा प्रश्न आएंगे, ज्यादा टफ नहीं रहेंगे, आसान ही रहेंगे, लेकिन सब टॉपिक आपको पढ़ना होगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, इसमें मेजरमेंट हमको पढ़ना होगा, है ना। इसके बाद है विक्षेपण की मापें तथा जन्म मरण की संख्यांकी। स्टैटिक आप लोग पढ़े होंगे, संख्यांकी आपको 10th में पढ़े होंगे, है ना। तो इससे रिलेटेड इसमें टॉपिक आएगा। इसके बाद समुच्चय सिद्धांत तथा प्रतिचित्रण। समुच्चय आपको पढ़ना है 11th क्लास में, ठीक है। तो अभी हम ऐसे शॉर्ट में नहीं बता सकते हैं, थोड़ा सा जब बताएंगे इसको तो उस समय हम आपको बढ़ा देंगे डिटेल में, ठीक है। तो समुच्चय में इसको पढ़ना होता है और उसका चित्रण करना होता है। इसके बाद क्या, त्रिभुज तो आप लोग पढ़े हो, पाइथागोरस प्रमेय भी पढ़े हो, है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर त्रिभुज लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये सब है ना। तो उसका क्या क्या हमारे जीवन में उपयोग है, उसका क्या क्या कोई कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें कहाँ पे यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय को, तो उसको हम लोग जानेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, जहाँ पे त्रिभुज के भुजा ज्ञात करना होता है, 2 गो के दिल रहेगा, तीसरा का ज्ञात करना होता है, तो पाइथागोरस यूज करते हैं। उसके बाद है समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज कहाँ पढ़े होंगे आप लोग, जब प्रूफ कर रहे होंगे 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v बराबर, तो उसमें समरूप त्रिभुज आता है। दिमाग में आ रहा है। तो समरूप त्रिभुज जैसे कि एक जैसा देखने वाला त्रिभुज क्या कहलाता है, समरूप त्रिभुज कहलाता है। हाँ, फिर वृत्तीय माप, वृत्त के बारे में पढ़ना है हमको। त्रिकोणमितीय फलन एवं सर्वसमीकरण और त्रिकोणमितीय फलनों की माप, ये सब ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है। ये जो त्रिकोणमितीय फलन है ना, ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़े हो तो उसका टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस है, यानी कि 11th का टॉपिक है। त्रिकोणमिति ही है लेकिन 11th का है। उसके बारे में फार्मूला और मेरा लिखाएंगे हम, तब उस समय इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। हाँ, बड़ा थोड़ा सा है, ठीक ना। तो ये सब हमारा था मैथ का सिलेबस, बिहार पॉलिटेक्निक है मैथ का सिलेबस था। और जो बाकी रह गया है उसका भी हम लोग देखेंगे। चलिए, तो अभी जो बच गया था हम लोग का सिलेबस का मैथ का, उसका देखते हैं। 27 नंबर में क्या पढ़ना है हमको, 2 कोणों के योग एवं अंतर के त्रिकोणमितीय फलन। ये क्या है, इंटर का प्रश्न है। जैसे कि साइन a प्लस बी वाला आता है ना फार्मूला, a प्लस बी, इस तरह का फार्मूला आता है। इस तरह का फार्मूला से जो कैलकुलेशन निकालेंगे ना, इस तरह का प्रश्न हमको देखना होगा इसमें। इसके बाद है 2 कोणों के योग एवं अंतर के त्रिकोणमितीय फलन। इसके बाद त्रिकोणमितीय फलन एवं सूत्र, जितने सारा tan a प्लस बी होता है, जो अभी तक हाँ आप लोग 10th में नहीं पढ़े हो, उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद ऊंचाई एवं दूरी, तो 10th में पढ़ ली हो आप लोग, हाइट एंड डिस्टेंस इसको कहते हैं। जो पेड़ गिर जाता है आंधी तूफान में, तो उसके बारे में पढ़ना। वृत्त भी पढ़ लिए हो। वृत्त के स्पर्श रेखाएं, कि बाहर में कोई एक बिंदु रहेगा, उस पर कितने स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं किसी वृत्त पर, 2 स्पर्श रेखा खींच सकती है ना। ये सब पढ़ लियो। बिंदु पथ, है ना, जब बिंदु से मिलकर के क्या बनता है, रेखा उखा बनता है, तो बिंदु के बारे में हम लोग को बिंदु पथ के बारे में पढ़ना है। कोई भी रेखा बना होता है किससे मिलकर बनाता है, बिंदु से ही मिलकर बना होता है। तो बिंदु पथ के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। समतल आकृतियों के क्षेत्रफल तथा परिमाप। समतल आकृति मतलब क्या होता है, वो होता है वर्ग होता है, आयत होता है, समलोम त्रिभुज, समचतुर्भुज त्रिभुज, ये सब क्या होते हैं, समलंब समतल आकृति होते हैं। जिसका केवल लंबाई और चौड़ाई रहता है उसको कहते हैं हम लोग समतल आकृति। लेकिन घन घनाभ समतल आकृति में नहीं आएंगे, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब उसका रहता है। तो इसलिए समतल आकृति के क्षेत्रफल तथा परिमाप इसका जानेंगे। इसका घन घनाभ तथा बेलन पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद है प्रिज्म, पिरामिड तथा शंकु। प्रिज्म पढ़े हो आप लोग फिजिक्स में, उसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, उसे पढ़ेंगे। पिरामिड पढ़ोगे, है ना। पिरामिड अपारदर्शी होता है, प्रिज्म पारदर्शी होता है ना। इसके बाद शंकु पढ़ेंगे, जो हम लोग बर्थडे वाला टोपिया लगाते हैं, वो शंकु की तरह होता है। गोला पढ़ेंगे। समकोणीय कार्तीय निर्देशांक, समकोण कार्तीय निर्देशांक तो आप लोग पढ़े हैं 10th में, है ना। तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। कार्तीय मतलब क्या होता है, तिरछा, तिरछी लाइन का जो निर्देशांक वाला पढ़ेंगे ना हम लोग, तो उसको पढ़ेंगे इसमें। सरल रेखा, सरल रेखा मतलब सीधी रेखा का बीच पॉइंट कौन सा होता है, किनारे वाला पॉइंट क्या होगा, ये सब हम लोग को
सरल रेखा में पढ़ना होगा। शायद ये सब सरल रेखा पढ़े हो ना जी। मिड पॉइंट क्या होता है, एक सरल रेखा, उसका मिड पॉइंट क्या होता है, उस सबको निकालने के लिए हाँ मध्य बिंदु जिसको कहते हैं, तो उसी तरह मिड पॉइंट अंग्रेजी में हो गया है, तो उसी को सरल रेखा कहते हैं। सब तो आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में। तो इसमें बहुत सारा देखे हमने, अब जितना मैथ में कुछ टॉपिक है जो इंटर से बिलोंग करता है और अधिकांशतः टॉपिक जो है 10th से बिलोंग करता है, लेकिन उसके लिए सब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए हर चीज का, है ना। और हम लोग 5 टॉपिक कम से कम एक दिन में खत्म करेंगे। 5 लगता है ज्यादा ही करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इतना तो देख लिए, अब आगे मिटा देते हैं। बाकी जो बच गया है गणित का, उसको बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। जो भी बच गया उसको थोड़ा सा सिलेबस आपको लिखवा देते हैं। तो यहाँ पे जो बाकी बच गए हैं, कौन कौन टॉपिक बच गए थे मैथ का सिलेबस का, एक बच गए थे अवयव, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। वो इस तरह का रहता है, मैट्रिक्स कैलकुलेशन करना आसान रहता है, इसको मैट्रिक्स का जोड़ घटाव करना होता है। तो इसमें मान लीजिए 4 6 2 3 अगवा रहेगा, इसको जोड़ना है 8 4 2 ऐसे रहेगा। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए इसको इससे करेंगे, इसको इससे, ये आसान रहता है, ठीक है। कैलकुलेशन मैट्रिक्स का थोड़ा सा रहता है जोड़ घटाव। ऐसे आप लोग 10th में नहीं देखे होंगे। प्रायिकता तो पढ़े हैं आप लोग, जिसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रायिकता कितना कितना के बीच में बिलोंग रहता है, बिलोंग करता है। प्रायिकता कितना कितना के बीच के नंबर के बीच में वेरी करता है, हाँ 0 से 1 के बीच में, है ना। 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, उसके बीचे में रहेगा। 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता है। इसके बाद समांतर श्रेणी आप लोग पढ़े होंगे, एपी, जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। पहला पार्ट सार्वंतर, ये सब आता है उसमें, है ना। ये सब पढ़े। आयु वाले प्रश्न, आयु वाले प्रश्न पढ़ना है कि मान लीजिए ऐसे लिखा रहेगा कि रोहित के जन्म के समय उसके मम्मी का उम्र रोहित से 20 गुना था, तो 5 साल बाद रोहित के जन्म की उम्र कितना होगा, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। तो ये चीज सब, और एगो के नंबर भी दिया रहेगा कि अगर उसका इतना जन्म है, तो ये सब दिया रहेगा। तो इसके बाद ये हमारा का मैथ का सिलेबस हो गया समाप्त, ठीक है। तो इतना सारा हम लोग पॉलिटेक्निक का सिलेबस था, और इसके लिए अब हम आप लोगों को हर रोज टॉपिक पढ़ाते जाएंगे और पॉलिटेक्निक की तैयारी करा देंगे, ठीक है आप लोग। और कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग अच्छे करिएगा, हम जान रहे हैं। पढ़े हो अगर आप लोग तो थोड़ा सा 10th में अच्छा से पढ़े हो, तो फिर अभी कंटिन्यू पढ़ते रहोगे, मन लगते रहेगा। नहीं तो अगर नहीं पढ़ोगे आप लोग, तो क्या होगा कि 1 महीना आप लोग घर पे बैठे रहोगे, पढ़ाई से आप दूरी बना लोगे पूरी तरह से। जब पढ़ाई से लोग दूरी बना लेते हैं, तो फिर पढ़ाई से जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। केवल आपको नहीं कर रहे हैं, हम जितने सारे स्टूडेंट मेरे हैं उनको भी बोलते हैं, है ना। तो इसलिए पढ़ाई से कंटिन्यू लगे रहिए, जुड़े रहिए थोड़ा सा, और पॉलिटेक्निक की तैयारी कर लीजिए। अगर पॉलिटेक्निक की तैयारी कर लेते हैं, तो आपको आसपास के घर जीवार में भी नाम होगा कि पढ़ने में अच्छा लड़का है, और अच्छा रैंक लाते हो, तो है कि नहीं। तो ठीक है, इतना सिलेबस था हम लोग का।